गुड मॉर्निंग। ये विद्यार्थी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बधाई। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वर्ग 15 में हमने नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और चौथा टॉपिक आता है इसमें अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया में ये 6 ऑक्साइड बनते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो ये 6 प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नंबर 2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नंबर 3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। 5 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और 6 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। तो मैंने इन पांचों के नाम, पांचों के सूत्र, फॉर्मूला, पांचों में N की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है और अनुनाद और प्रकृति। परीक्षा में इनमें से कोई एक ऑक्साइड का सूत्र, उसमें N का ऑक्सीकरण संख्या, अनुनाद और प्रकृति आ जाती है। तो पांचों ऑक्साइडों में प्रकृति पहले सुन लीजिए। N2 और NO दो गैसों तो क्या ये उदासीन है। पहली जो 2 ऑक्साइड है ये गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। इन दोनों की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। बाकी के 4 ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। जैसा कि जब पी ब्लॉक शुरू कराया था वर्ग 15 में ऑक्साइडों के बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें बुक में इनकी अनुनादी संरचनाएँ दी हुई है तो आप बुक से देख इसको आप बना लेंगे। अब इसमें OS यानी ON या OS ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको +1 में बताया गया है। कैसे ज्ञात करते हैं? O का -2 होता है तो इसका -2 मानकर दूसरे का ON ज्ञात कर लेते हैं। आपको कुछ नियम बताए गए हैं, उसके आधार पर। अब ON यहाँ एक कैसे आया आप जानते हो। O की ON -1 होती है, N का आप X मान लो तो मानना N का ON क्या हमने X मान लिया तो ये हो गया 2X + -2 गुणा 1 बराबर 0। 2X बराबर 2 इसलिए X बराबर +1। इस प्रकार ये हमने आपको बताया है। ON ज्ञात कर सकते हैं, वैसे आपको बताया गया है, ये भी आप इसमें याद कर लेंगे। तो परीक्षा में इन पांचों ऑक्साइड में किसी की एक तो आ सकती है अनुनादी संरचना। क्या होती है? अनुनादी से बोलते हैं रेजोनेंस। इनके सूत्र और इनकी प्रकृति। N2O और NO आपको ध्यान होगा कल हमने नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, जब तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और सांद्र नाइट्रिक और जिंक जब क्रिया करता है तो क्या बनती है? N2O। इनकी बनाने की विधि या दोनों का अगर आ जाए तो N2O कल हमने बनाया था। जब तनु नाइट्रिक अम्ल और जिंक धातु को गर्म करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, जबकि तनु नाइट्रिक अम्ल और कॉपर को मिलाने से क्या बनता है? NO गैस। तो ये 5 ऑक्साइड हैं। इन 5 के बारे में कोई एक आधा आ सकता है। मैंने इनके सूत्र बता दिए, ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए, अनुनाद और इनकी प्रकृति। अगला टॉपिक आता है इसमें फास्फोरस के अपरूप, यानी 5वां नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस के अपरूप।
फास्फोरस के अपर रूप एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस फास्फोरस के अपर रूप। अब आपको अपर रूपता के बारे में +1 में बताया गया है। आपको कार्बन के अपर रूप बताए गए हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है, ये बात भी आपको आनी चाहिए। फिर आपको बता देता हूँ कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। अर्थात डिफरेंस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स which are similar, which are different in physical property but similar in the chemical properties known as allotrope. This phenomena called allotropy. तो ये अपरूपता की परिभाषा है। इसके 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपरूप बताए गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोक, काजल, चारकोल, गैस कार्बन इत्यादि अक्रिस्टलीय होते हैं। उसी प्रकार सल्फर के भी 2 अपर रूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अगले 16वें वर्ग में आएगा। क्रिस्टलीय में विषम लंबाक्ष गंधक और एकंताक्ष यानी अल्फा गंधक और बीटा गंधक। अक्रिस्टलीय में प्लास्टिक गंधक, दूधिया गंधक और कोलाइडी गंधक। इसी प्रकार फास्फोरस भी मुख्य 3 अपर रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? पहला है श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस। दूसरा है लाल फास्फोरस और तीसरा है काला फास्फोरस। तो फास्फोरस के मुख्य तो 2 ही रूप है, श्वेत और लाल, लेकिन बुक्स के अंदर आपको एक काला फास्फोरस भी दिया गया है। पहले हम लेते हैं श्वेत फास्फोरस। क्या लेते हैं? श्वेत फास्फोरस। तो फास्फोरस इसी रूप में पाया जाता है। यद्यपि फास्फोरस को संयुक्त अवस्था में मिलता है, ये चट्टानी फास्फोरस की जो चट्टानी होती है उसमें मिलता है राख फास्फेट के रूप में, या हड्डियों की राख में, उससे श्वेत फास्फोरस को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि श्वेत फास्फोरस को बनाया कैसे जाता है। इसको राख फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, कॉमा सिलिका और कार्बन, इनको गर्म करके श्वेत फास्फोरस को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए पहले राख फास्फेट और सिलिका को गर्म करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। पहले चरण में कैल्शियम फास्फेट और सिलिका ये एक विद्युत भट्टी में दोनों को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, जो कार्बन से क्रिया कर
P4 + 10 CO, ये क्या बनता है? श्वेत फास्फोरस बनता है। और चूंकि अत्यंत क्रियाशील होता है इसलिए बनते इसको जल में डाल देते हैं, क्योंकि जल के साथ ये क्रिया नहीं करता है और जल में इसमें डाल देते हैं। अगर इसको जल में नहीं डाला तो तुरंत ये जल कर पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये कारण है कि इसको श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अब इसके गुण, तो पहला हमने क्या बताया, इसके बनाने की विधियाँ। दूसरा, यह एक विषैला रूप है, यानी विषैला अपर रूप है। इस तीसरा, कोमल होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चौथा, इसमें स्वतः ही जलने का गुण होता है, इसको स्फुर दीप्ति भी कहते हैं, यानी जो ही वायु के कांटेक्ट में आ जाता है ये जलने लगता है। इसे क्या कहते हैं? स्वतः ही जलना, या इसको क्या कहते हैं? दीप्ति, यानी ये दीप्ति उत्पन्न करता है। उसके बाद में यह क्रियाशील रूप है जो 4 NaOH के साथ क्रिया करता है। क्या बनाता है? फास्फेट। कि जब श्वेत फास्फोरस को NaOH के जलीय विलयन के साथ अक्रिय माध्यम में CO2 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो फास्फीन बनती है। उसके अलावा यह हैलोजन से क्लोरीन है, से क्या बनाता है? PCl3 + PCl5, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड, और वायु के साथ फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये इसके गुणधर्म है। उसके 4 गुणधर्म आ जाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? P4। इसकी संरचना क्या हो जाएगी? इसमें 4 फास्फोरस इस रूप में जुड़े होते हैं। ये है इस प्रकार P4 के रूप में ये संरचना इसकी पाई जाती है। तो दोबारा सुन लीजिए। पहला अपरूप क्या है? श्वेत फास्फोरस है। इसको बनाने के लिए राख फास्फेट, सिलिका और कार्बन का उपयोग करते हैं। जब राख फास्फेट, सिलिका और कार्बन को विद्युत भट्टी में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो पहले कैल्शियम फास्फेट और सिलिका की क्रिया से कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कार्बन के द्वारा अपचित होकर फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और इस वाष्प को जल के अंदर प्रवाहित करके एकत्रित कर लिया जाता है। ये श्वेत रंगा होता है, लेकिन प्रकाश की प्रेजेंस में ये पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे लाल फास्फोरस में भी चेंज हो जाता है। यानी ये लाल फास्फोरस के अपेक्षा कम स्थायी है, जबकि लाल फास्फोरस अधिक स्थायी है। इसकी संरचना में ये P4 के रूप में पाया जाता है, जो इस प्रकार प्रत्येक फास्फोरस की सांद्रता कितनी होती है? 3, और प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का। ये इसकी संरचना। इसके कुछ गुण हैं। यह एक कोमल होता है जो चाकू से काटा जा सकता है, विषैली प्रकृति का होता है, इसका जहरीला प्रभाव होता है। तीसरा, इसमें वायु के संपर्क में आने पर स्वतः ही जलने लगता है। इसमें ये गुण, यानी कि अंधेरे में चमकता है। उसके बाद यह कास्टिक सोडा के विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? फास्फीन बनाता है। और यह ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर से क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड, क्लोराइड और सल्फाइडों का निर्माण करता है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। अब आता है लाल फास्फोरस। क्या आता है? लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस इसी से बनता है। जब
श्वेत फास्फोरस को बंद रिटोर्ड में गर्म करते हैं तो वो उच्च ताप पर लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, जो कि लाल रंग का होता है। नंबर 2, श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा विषैला नहीं होता, वो विषहीन होता है। तीसरा, कठोर होता है। चौथा, यह श्वेत फास्फोरस की तरह अंधेरे में चमकता नहीं है। और पांचवा, यह सामान्य ताप पर वायु, हैलोजन और क्षार से क्रिया नहीं करता है। संरचना के रूप में यह एक बहुलक होता है। इसमें फास्फोरस की लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इसकी संरचना ऐसे दर्शाई जाती है। इसके बाद में इस प्रकार ये एक रेखीय संरचना होती है। तो ये है लाल फास्फोरस। 4 अंतर आ जाते हैं। 2018 में आया था श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में 4 अंतर लिखिए। तो श्वेत में क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश के संपर्क में आने पर पीला पड़ जाता है। ये लाल चूर्ण या कठोर के रूप में पाया जाता है। विषैला होता है, विषहीन होता है। श्वेत फास्फोरस कोमल होता है, लाल फास्फोरस कठोर होता है। श्वेत फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, जबकि लाल फास्फोरस एक रेखीय बहुलक के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया करके विषैली गैस फास्जिन देता है, जबकि लाल फास्फोरस क्रिया ही नहीं करता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में चमकता है और ये चमकता नहीं है। श्वेत फास्फोरस जल में अघुलनशील और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है, जबकि लाल फास्फोरस दोनों में अघुलनशील है। जल में भी अघुलनशील है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी अघुलनशील है। तो ये इनके गुणों में अंतर आ जाता है। तीसरा आता है काला फास्फोरस। तो काला फास्फोरस के बारे में दिया गया है। ये 2 रूपों में पाया जाता है। एल्फा काला फास्फोरस, एक होता है बीटा काला फास्फोरस। तो एल्फा फास्फोरस को तो लाल फास्फोरस से बनाया जाता है। जब लाल फास्फोरस को 300 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये काले फास्फोरस में चेंज हो जाता है। और बीटा प्राप्त करने के लिए श्वेत फास्फोरस को उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो ये बीटा फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। दोनों की संरचना एक ही होती है। ये भी एक परतीय संरचना में पाया जाता है। जैसे बेंजीन की संरचना होती है, ऐसे इस प्रकार ये जुड़े होते हैं फास्फोरस। यानी कि सारे प्रकार ये ही होते हैं। ये फास्फोरस के अपरूप है। इसके बाद फास्फोरस के कुछ यौगिक हैं। कौन कौन से हैं? फास्फोरस के क्लोराइड, फास्फोरस के क्लोराइड पहला था अपरूप, ये दूसरा है। तो क्लोराइड में इसके 2 क्लोराइड है, PCl3 और PCl5। तो दोनों की संरचना, इनमें संकरण अंतर आ जाता है। तो दोनों को बना देता हूँ मैं। पहले लेते हैं PCl3 और एक है PCl5। संकरण इसमें होता है
sp3, इसमें होता है sp3d। ज्यामिति पिरामिडी क्या होती है? पिरामिडी इसकी होती है त्रिभुजीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, पंचभुजीय। कैसे? ये PCl3 है, तो वैसे तो ज्यामिति होनी चाहिए चतुष्फलकीय है, चूँकि P पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिनमें अधिक प्रतिकर्षण के कारण ये अणु में विकृति उत्पन्न कर देता है और चतुष्फलकीय के न होकर पिरामिडी। वो आ जाता है कि यद्यपि PCl3 में sp3 संकरण है, फिर भी ज्यामिति चतुष्फलकीय न होकर पिरामिडी होती है। और PCl5 में संकरण होती है इसकी Cl, Cl, Cl और Cl, Cl। इस प्रकार है। इसमें दो कोण होते हैं अक्षीय, तीन होते हैं निरक्षीय। ये होता है यानी इसमें अक्षीय कोण 90 डिग्री और निरक्षीय कोण 120 डिग्री। तो इन कोणों में अंतर के कारण ही क्या होता है, ये थोड़ा गर्म करने पर आसानी से वियोजित हो जाता है, यानी कि ये गर्म करते हैं तो PCl5 आसानी से PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। एक इसमें अंतर याद कर लेंगे, PCl3 और PCl5 में दो अंतर हो जाएंगे। अब यहाँ अलग से क्वेश्चन है, वो क्या है कि PCl5 अपघटित क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होने के कारण और निरक्षीय और अक्षीय कोणों में अंतर होता है। इस कारण ये आसानी से PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। उपयोग, दोनों का उपयोग क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों में क्रियात्मक समूह OH के परीक्षण में PCl3 और PCl5 का उपयोग करते हैं। जैसे PCl3 प्लस ROH, PCl5 प्लस ROH, यानी क्रिया RCl RCl H3PO3 RCl POCl3 प्लस HCl, यानी इन दोनों का जो उपयोग है वो कार्बनिक पदार्थ जिनके अंदर क्रियात्मक समूह OH होता है, उस OH के परीक्षण में ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे एल्कोहल में OH समूह या एल्केनोइक अम्ल CH3COOH क्या बन जाएगा? 3RCOCl H3PO3। इसी प्रकार PCl5 प्लस CH3COOH चेंज RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3, यानी कि एल्कोहल के साथ बनाता है एल्किल क्लोराइड और एल्केनोइक अम्ल के साथ एल्केनोइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसलिए PCl3 और PCl5 का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में एल्कोहल में OH समूह और एल्केनोइक अम्ल में OH समूह के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला टॉपिक इसका है, तीसरा है फास्फीन। क्या है? फास्फीन।
यानी फास्फोरस में पहला था फास्फोरस के अपरूप, दूसरा था फास्फोरस के एलाइड, तीसरा है फास्फीन। कि फास्फोरस से विषैली गैस फास्जीन का निर्माण भी किया जाता है। कि जब श्वेत फास्फोरस और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन को CO2 के वातावरण में गर्म करते हैं तो फास्फीन प्राप्त होती है। अब अक्रिय वातावरण क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर फ्लास्क में वायु रह जाए O2 तो तुरंत वो फास्फोरस की जाकर लगेगा और विस्फोट हो जाएगा। इसलिए फास्फोरस से फास्फीन प्राप्त करने के लिए CO2 का अक्रिय वातावरण होना जरूरी है। ये PH3 फास्फीन गैस है, एक विषैली गैस है, मछली के समान गंध आती है इसमें। ये भी अमोनिया की भांति इसमें भी क्रिया वही क्षारीय प्रकृति है और इसमें इसकी संरचना भी क्या होगी? अमोनिया की तरह ही होती है, आ जाती है संरचना इसकी। तो ये भी संकरण sp3 होता है। इसकी प्रकृति विषैली होती है, मछली के समान इसमें गंध आती है। इसका उपयोग समुद्रों में, अब पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पुराने समय में समुद्रों में जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए, संकेत देने के लिए होम्ज सिग्नल उपयोग कहाँ होता है? होम्ज सिग्नल, होम्ज सिग्नल। यानी कि समुद्र में जहाज़ों को संकेत देने के लिए। कैसे? कैल्शियम फास्फाइड के गोले बनाते हैं जो छिद्रित Ca3E2 और कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इनके छिद्रित गोले होते हैं और इनको समुद्र में फेंक देते हैं। तो इनसे क्रिया से क्या बनती है? PH3 और C2H2, और ये बनती ही क्या होती है? जलने लगती है। तो सामने आने वाले समुद्री जहाज़ को पता लग जाता है कि कौन सा जहाज़ किस दिशा में कहाँ जा रहा है। इसलिए समुद्री नाविकों को समुद्र में रात्रि में चलने के लिए या सामने आने वाले समुद्री जहाज़ की पहचान के लिए होम्ज सिग्नल के रूप में फास्फीन का उपयोग करते हैं। और चौथा टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्सीमल, जो आपको कल कराएंगे। थैंक यू।